नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री की ड्यूटी में भेजी गई टीटी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस आप पर हमलावर हैं। वहीं इस मसले पर अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए अराजक तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम की ओर से डीटीसी बसों को वापस लेने का आदेश तानाशाही रवैये का प्रतीक है। संबित पात्रा ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पुलिस 560 डीटीसी बसों का उपयोग अपने काम के लिए कर रही थी, लेकिन केजरीवाल ने आदेश जारी कर डीटीसी बसों को वापस मांग लिया। इस आदेश के बाद 560 में से 360 बसें डिपो वापस लौट गई हैं। दिल्ली पुलिस के पास अब केवल 200 बसें बची हुई हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि डीटीसी बस अब मुहैया नहीं कराया जाएगा दिल्ली पुलिस को, कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। वो अनार्किस्ट थे, अराजक थे और आज भी अराजक के रूप में ही वो व्यवहार कर रहे हैं। ये जो डीटीसी बस होती है वो किस लिए होती है? दिल्ली के जवानों को आवागमन कराने के लिए जिस स्थान पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली के जवानों को पहुंचाया जाता है इन बसों के माध्यम से। सवाल उठता है कि ये दिल्ली की पुलिस के जो जवान हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दिल्ली के निवासी नहीं है क्या? क्या वो दिल्ली के नागरिकों के लिए काम नहीं करते हैं? अगर हमारी रक्षा कोई कर रहा है, हमारे लिए कोई लड़ रहा है, तो संसाधन उनके लिए नहीं है क्या? आप बताइए, 26 जनवरी को जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हमने लाल किले पर देखा, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने जो रोकथाम करने की कोशिश की, खुद उन्होंने लाठी खाए, खुद उन्होंने तलवार की मार खाई, 400 से अधिक जवान घायल हुए, मगर उन्होंने पूरी तरह से संयम का परिचय दिया है। उसके बाद भी इस प्रकार का व्यवहार दिल्ली पुलिस के साथ कहीं ना कहीं दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को जो अराजक कहा जाता है वो बिल्कुल सही है। देखिए, मैं कहना सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, अब तो वो चेहरे साफ हो गए हैं। जो पहले पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे, आज वो सामने आ गए हैं। पूरे देश में पहले कम्युनिस्ट उसके आंदोलन के पीछे थे। देश विरोधी ताकतें जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, मोदी सरकार विरोधी लोग जो इस देश में हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो इस देश को अराजकता के माहौल में धकेलना चाहते हैं, वो लोग इस आंदोलन के पीछे थे। तभी तो किसान आंदोलन में वरना भिंडरावाले के, शर्जील इमाम के, उमर खालिद के पोस्टर लहराए जाते हों, सीए विरोधी दंगाग्रस्त लोगों को रिहा करने की मांग की जाती हो, देश विरोधी नारे लगते हों, लाल किले पर तिरंगे की तरह पंथ का झंडा फहराया जाता हो। ये क्या किसान आंदोलन है? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ श्री केजरीवाल जी। उसका चरित्र ही है केजरीवाल साहब का। अनार्किस्ट था। 26 जनवरी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की परेड के खिलाफ सबसे पहले कौन बैठा था? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ही बैठे थे पिछले टेन्योर के अंदर जी। तो वो अराजक व्यक्ति हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल बनाया। शायद पुलिस अगर इसके अंदर होती तो लाल किले को तो बहुत पहले पाकिस्तानियों के हाथों या खालिस्तानियों के हाथों केजरीवाल बेच देता वोट के लिए। आज पंजाब की राजनीति को देखते हुए जिस आदमी ने बनारस में ये कहा मुझसे गलती हो गई, बनारस में हारने के बाद जब दिल्ली आया 15 में, कि मुझसे गलती हो गई, मैं दिल्ली छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, अब वो मुख्यमंत्री पंजाब के ख्वाब ले रहे हैं। पंजाब की राजनीति को देखते हुए जिस दिल्ली ने उस व्यक्ति को नाम दिया, पहचान दी, उस दिल्ली को अराजक दिल्ली बनाने पर उतार वो दिल्ली को लोगों को अराजकता तांडव के रूप में मरवाने को तैयार है। क्योंकि पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों को सेना फोर्स आपात स्थिति में इधर से उधर ले जाने के लिए काम आती है बसें। वो बस विड्रॉ करने का सीधा मतलब ये है कि कहीं पुलिस के ऊपर अटैक हो जाए और फोर्स बढ़ानी पड़े तो जल्दी सी फोर्स ना बढ़ पाए और दोबारा लोग लाल किले पर चढ़कर और तिरंगा को उतारकर केजरीवाल को वोट देने के लिए खालिस्तान का झंडा लगा दें। कई दशकों से दिल्ली पुलिस की फोर्स और आउटसाइड फोर्स जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए इनकी तैनाती होती है, उनको उनके मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं और ये कई दशकों से चली आ रही है। और अभी हमारा दिल्ली सरकार के अंडर है, उनके साथ हमारा संपर्क कम्युनिकेशन हुआ है कि जो भी बसें वो हमें इस्तेमाल करने दिया जाए और आगे भी हमें जो भी बसों की ज़रूरत होगी वो हमें प्रोवाइड करें।
चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल सलूजा जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, इसके अलावा देवेंद्र प्रमुख जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रीतपाल जी आपके पास आना चाहेंगे। सर देखिए, बवाल अब बढ़ रहा है। डीटीसी बसों को वापस लेने का आदेश केजरीवाल सरकार की तरफ से क्या दिया गया? बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस समय आप पर हमलावर है। वजह जान सकते हैं कि आखिर इन बसों को वापस डिपो में भेजने का फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जब डीटीसी बसें ली थी, दिल्ली सरकार से मांगी थी, तो वो ये कह के मांगी थी कि जो अर्धसैनिक बल है या पुलिस बल जो है उनके आवागमन के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। मगर के माध्यम से और ग्राउंड उसके माध्यम से पता चल रहा था जो डीटीसी बसें लेके जा रहे थे, ये बसें ले जाके रोड अवरोधक के लिए लगा रहे थे। ये बसों को सड़क के बीच बीच में लगाकर एक अवरोध के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो बसें दी थी वो सिर्फ आवागमन के लिए थी, ना कि अवरोध प्रकट करने के लिए थी। अभी जो प्रवक्ता थे, मैं उनको समझ नहीं पाया, वो काफी अपनी बातें रख रहे थे। विचार जो उनके थे वो केजरीवाल जी के खिलाफ या दिल्ली सरकार के खिलाफ। मैं उनका नाम अगर आप बता दें तो पता चल जाएगा। नहीं सर, वैसे मैं आपको नाम बता देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी जुड़े हैं, लेकिन अभी मैंने उनसे कोई रिएक्शन नहीं लिया है। आप जो सुन रहे थे वो तमाम प्रतिक्रियाएं थी जो कि कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं उनकी थी, रमेश बिधोड़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इन लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वही हम हमारे दर्शकों को सुना रहे थे और वो बार बार यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई करती है और अराजक बना दिया है केजरीवाल सरकार को। ठीक है, दिल्ली की जनता ने इसका जवाब 2013, 2015 और 2020 में दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जी अराजक हैं या दिल्ली की जनता के सेवादार हैं। ये दिल्ली की जनता ने इसका जवाब दे दिया। और इन जो अघोषित राष्ट्रभक्त हैं, इनसे हम लोगों को इसका सर्टिफिकेट नहीं लेना। हम जनता के जिम्मेवार हैं, जनता के जवाबदेह हैं और जनता हमको बार बार जिता रही है, बार बार आगे ला रही है। ये जो बातें कह रहे थे इसमें बू आ रही थी राजनीति की। जो भी ये बात कह रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस अब हमसे पूछे तो उसको हम उसका जवाब देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी कोई वहां पे सुरक्षा थोड़े मुहैया करा रही है। दिल्ली पुलिस वहां पे बैठी हुई है, दिल्ली पुलिस वहां पे बैठी है, अर्धसैनिक वहां बैठे हुए हैं। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो हमसे पूछे तो उनको लिखित में जवाब देंगे उसका। मगर चैनल के माध्यम से यहाँ पे आकर भाजपा के जो भी अघोषित प्रवक्ता जो भी आपके सामने ये बातें रख रहे थे, जो माननीय केजरीवाल जी के लिए कह रहे थे कि वो अराजक हैं या वो देश विद्रोह उन्होंने किया हुआ और खालिस्तानियों के हाथ में दे देते, तो शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को। शायद उनको ये पता भी नहीं है, क्यों संविधान की भी जानकारी शायद उनको नहीं, इसलिए नेशनल चैनल पे लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह से बयान दे रहे हैं। वहां पे दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भाजपा के अमित शाह के हाथ में आती है, जो देश के गृह मंत्री हैं। इसमें दिल्ली सरकार का क्या लेना देना? दिल्ली सरकार पूरी तरह के सहयोग के लिए खड़ी है, मगर हमारे जो संसाधन, जो दिल्ली के टैक्स पेयर के संसाधन हैं, उनको हम जनता के अवरोध के लिए नहीं देंगे। वो जनता के कमाए हुए खून पसीने की कमाई से डीटीसी बसें आती हैं, उनको इस तरह से जो देश के अन्नदाता है उनके अवरोध के लिए लगाने के लिए हम नहीं दे सकते। इसका जवाब जो हमसे मांगेंगे उनको लिखित में इसका जवाब दे देंगे। ठीक है सर, ये बात आपकी सही है कि अवरोध के लिए इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए आपने वापस ले लिया, लेकिन ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि बदले की भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एलजी की अगर शक्तियां बढ़ाई हैं तो आपको ये बात अब बर्दाश्त नहीं हो रही और गुस्सा निकाला जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, संजय सिंह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं प्रीतपाल सिंह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूँ। महत्वपूर्ण वहाँ की जनता है, देश की जनता है, देश का संविधान है। इसको हमें बचाना है, इनकी रक्षा करनी है। इनकी रक्षा करने के लिए हमारा एक एक व्यक्ति अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। राष्ट्र के नाम से ये भाषण देते हैं और बातें रख के लोगों को भड़काने का और भटकाने का काम करते हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग जो जवाबदेही हमारी जनता के बीच की है और देश का अन्नदाता वहां पे बैठा हुआ है, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो हम एक सेवादार के रूप में उनके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इसके लिए भाजपा कोई भी हथकंडा अपना ले, हम पीछे नहीं हटने वाले। और रही बात जो एलजी को और अधिकार इन्होंने दिए हैं,
इसके लिए हम लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं। जिस तरह हम पीछे कोर्ट में गए थे तो 2018 में हमको न्याय मिला था माननीय न्यायालय की ओर से, इस बार दिल्ली की जनता की ही जीत होगी। जनता के जो दिल्ली की जनता, उसके हक को हम किसी भाजपा वालों के हाथ से खींचने नहीं देंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी जी, मिली सर, प्रतिक्रिया आपकी। डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये सफाई दी है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा इन बसों का इस्तेमाल रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा था, तो आम जनता की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अच्छा लगता है सफाई देना इन लोगों के मुंह से पल्लवी जी। सफाई किस किस चीज पर देंगे? दिल्ली को जलाने के बाद और दंगे के बाद एक ही धर्म को टारगेट कर कर उसकी संपत्ति जली होना, उनको मुआवजा दिलाना, उनको न्याय दिलाना, और दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय होना, 100 चक्कुओं के वार हुए लोगों पर जान गई, उनके घर तक कोई इनका नेता ना झांकना। और अब जब मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे बसों की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी इन लोगों का चरित्र, दोहरा चरित्र सामने आया। आज जो किसानों की हालत है, किसानों के साथ जो खेल ये खेल रहे हैं कि एक तरफ पानी देने जाते हैं दिल्ली को, एक तरफ ये कभी कहते हैं कि हम खाना देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ही वो पुलिस प्रशासन जिससे लोकतंत्र चलता है, जो देश की शक्ति है, जो संविधान की रक्षा के लिए हमारे जवान, जो किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी सबसे ज्यादा ईमानदारी से कार्य करते हैं, इनका यही चरित्र बताता है कि सबसे पहले उनकी सुविधा इनको बंद करनी। और ये सफाई देते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, हम लोकतंत्र के हितैषी हैं। अगर लोकतंत्र में कोई कील काटता है तोड़ने की, तो उसमें इनका दोहरा चरित्र। अमानतुल्लाह खान जैसे इनके विधायक जब दिल्ली को जला देते हैं खड़ी कर कर, पूरे दिल्ली में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, तब इनका कोई, इनकी शराफत, सारा नंगा नाच इनका पूरे देश के सामने है। ये कहते हैं कि हम बनारस जाकर गलती की है और दिल्ली जीतने का काम करते हैं कि बलते केजरीवाल जी मुझे बनारस नहीं जाना चाहिए था। अब दिल्ली इनके हाथ लगी है, जिस भी तरीके से इन्होंने पब्लिक को घुमा फिरा कर फ्री बिजली पानी के लालच देकर अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। अब तो ये बात कर रहे हैं कि हमें पूरा देश चाहिए, और वो भी चाहे किसान जले या लोकतंत्र जले या देश का सिपाही जले। इन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि इसी दंगे में 200 से ज्यादा, लगभग 400 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के, जो इसी राज्य में इनकी सेवा कर रहे हैं, वो घायल हुए हैं। एक दिन के नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि कम से कम ये हॉस्पिटल अस्पतालों में जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे चर्चा करने, उनसे बात करने। ये है इनका चरित्र, ये है इनकी शराफत पल्लवी जी। ठीक है प्रीतपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही, आ रही। तमाम बातें सुनी होंगी आपने देवेंद्र प्रमुख जी की। देवेंद्र जी, आपको याद होगा कि भाजपा के जो मंत्री जी थे, उनसे किसी मीडिया बंधु ने पूछा था कि जो सैनिक हमारे हैं वो बॉर्डर पे मर रहे हैं, बॉर्डर पर उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था कि ये भर्ते सेना में इसीलिए होते हैं कि इनको मरना होता है। तो ये इतने असंवेदनशील भाजपा के प्रवक्ता, और इनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे, ये हमें दिल्ली की जनता के लिए सर्टिफिकेट देंगे। दिल्ली की जनता हर 5 साल में एक सर्टिफिकेट देती है, 13 में भी दिया, 15 में भी दिया, 20 में भी दिया। हम जीते हैं, इनके पूरा अमला लगा हुआ था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता ने पूरी तरह इनको ठुकरा दिया। क्या ये मेरे सवाल का जवाब देंगे? दिल्ली की जनता ने 7 सांसद ये बड़े राज्य उत्तर प्रदेश इनके मेयर भी चुने। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला श्रीमान जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने पूरी बात आपकी बहुत आराम से सुनी है। मेरी बात दिल्ली की जनता ने 7 सांसद भी दिए हैं और अधिकतर आपको सभासद दिए हैं, 3-3 मेयर आपके वहां पे हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि दिल्ली के बॉर्डर पे देश का अन्नदाता बैठा हुआ है, उसके लिए हम पानी की व्यवस्था करें, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करें, जो माताएं बहनें वहां पे बैठी हुई हैं उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। क्या देश की जो पुलिस है, देश की जो अर्धसैनिक बल है, क्या वो हमें हमारे ऊपर ही, हमारे जो टैक्स पेयर के ऊपर लाठी डंडा चलाने के लिए है? क्या प्रधानमंत्री अपना जो अहंकार नहीं तोड़ सकते हैं? क्या किसान जो चीज मांग रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, उनको वो दे नहीं सकते हैं?
क्या ये हर बात का हल जो भाजपा के पास है वो पुलिस की लाठी ही है? क्या अर्धसैनिक की लाठी ही है? क्या इनकी गोलियां हैं? इनको ये सोचना चाहिए कि इनकी जो लाल नीली बत्तियां, इनकी जो सिक्योरिटी प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो लगते हैं वो इन्हीं टैक्स पेयर के पैसे से ही आते हैं। ये इनके जवाबदेह है, ना कि ये उनके जवाबदेह है। और सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी, जिनकी ये रोना रो रहे थे कि दिल्ली में दंगा हुआ, सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी भाजपा की थी, अमित शाह की थी। वहां की पुलिस कहां सोई पड़ी थी? अगर कोई हम लोग आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति या किसी अमानत खुल्ला खान जी का ये नाम ले रहे हैं भाजपा का, जिनको राष्ट्रीय चैनल पे प्रचारित कर रहे हैं, ये अगर उनका कोई भी 1% उसमें कोई हाथ है तो अभी तक इनकी एजेंसियां सोई क्यों पड़ी हैं? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करती? है हिम्मत, करे गिरफ्तार। मगर ना राष्ट्रीय चैनल पर जो आपके जो सुनने वाले दर्शक हैं उनको भटकाने का काम ना करें। मानते हैं कि पंजाब के अंदर चुनाव है और वर्तमान में इस समय वहां पे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, तो इस तरह हथकंडे अपना के चुनाव को जीतने का प्रयास ना करें। लोगों को मुद्दों के साथ जोड़ें, जो देश के साथ मुद्दे हैं, जो अपनी घोषणा पत्र में भाजपा ने लेके आई थी उसको वो पूरा करने का काम करें। क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आप नीचे उतारते हैं? जो किसान वहां बैठे हुए एमएसपी का गारंटी मांग रहे, क्यों नहीं आप दे रहे उनको? क्यों ऐसे लोगों को आप असीमित भंडारण के लिए अनुमति दे रहे हैं? क्यों आप हरियाणा के अंदर 100 एकड़ जो जमीन थी उसका लैंड यूज चेंज करा के अंबानी को दे रहे हैं? क्या अंबानी अडानी आपके मालिक है कि 130 करोड़ जो देश की जनता वो आपकी मालिक है? आप किसके प्रति जवाबदेह हैं? जो वहां पे बैठा हुआ है वो किसान नहीं आपको दिखता। कभी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की मौत होती है तो ब्राह्मण आपको नहीं दिखते। दलित समाज के लोगों की मौतें होती है तो वो आपको दलित समाज के नहीं दिखते। सिखों को आप खालिस्तानी बताते हो। जो वहां पे जलियांवाला बाग में जिन्होंने शहादत दी थी उनको, उनके वंशजों को आप आतंकवादी और खालिस्तानी बताते हो। भगत सिंह के वंशजों को आप खालिस्तानी बताते हो। 95 साल के एक बुजुर्ग है जिनके 2 पुत्र जो है अभी भी बॉर्डर पे हमारी जो सेना में आके देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको आप आतंकवादी बताते हो। शर्म आनी चाहिए आपको नेशनल चैनल पे झूठ बोलने के लिए। देश की जनता के सामने आप पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। आपके पास कुछ भी बचाने के लिए नहीं बचा। अभी इज्जत बची है। किसानों की जो 3 मांगे हैं वो मान लीजिए और किसानों को देश की उन्नति के लिए लगने दीजिए। उनको इस तरह मरने के लिए सड़कों पर मत छोड़ दीजिए। सरकार देखेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी काम कर ही रही है। वो तो अब इन्हें देखना है कि किस तरीके से किसानों का भला ये सोच पाते हैं। बीच में इस तरह की चीजें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और ये जानते हुए भी कि अभी बहुत सेंसिटिव माहौल चल रहा है और दिल्ली पुलिस से आप बसें ले रहे हैं, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। आपने भले ही कह दिया कि वो मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, आप ये भी तो देखिए किस तरह से वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे भी हुए हैं। जो कुछ भी उस दिन दिल्ली में हुआ, मार्ग अवरुद्ध करने वाली बात बीच में कहां से आ गई? सर आप मुझे एक जगह का नाम बता दीजिए जहां आम जनता को निकलने नहीं दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस उन्हें रोक कर बैठी हुई है। मैं एक जवाब आपको दे देता हूं इसका। जब किसान बॉर्डर पे पहुंचे थे, जब हरियाणा में उनको अवरोधक रोका गया, वहां की खट्टर सरकार ने वाटर कैनल, लाठियां, गोलियां हर तरह भांज ली। उसके बाद भी किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा तब यही गृह मंत्रालय ने दिल्ली की सरकार से जो 9 स्टेडियम दिल्ली के दायरे में आते हैं, दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, उसको जेल में तब्दील करने की किसी ने इजाजत मांगी थी। क्या वो इजाजत इनको दे देनी चाहिए थी? देश के अन्नदाता को उन जेलों में ठूस देना चाहिए था। ये जो भी संसाधन है ये जनता के हैं। जनता के संसाधन का आप देश की जो पुलिस है, देश के अर्धसैनिक जो बल है वो किसके हैं? वो जनता की सुरक्षा के लिए है। ये जो कीले और बाढ़ और ये बड़े बड़े जो जाल लगाए जा रहे हैं ये उन जनता के लिए लगाए जा रहे हैं जो 12 से 18% देश की जीडीपी का वो अपना योगदान देते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। वो किस तरह चैनल पे बैठ के उनके प्रवक्ता इस बात की सफाई दे रहे होते हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझे, जो आपके पूर्वज हैं भाजपा के, जिन्होंने जब गुजरात में 2002 के कांड हुआ था जिसमें मोदी जी और शाह का नाम आया था, तब उन्होंने खुलेआम चैनल के ऊपर कहा था ये गलत बात है।
जो जिसके ठीक है सर, इससे तो साफ लग रहा है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था गणतंत्र दिवस के दिन उसे आप सही ठहरा रहे हैं। खुफिया इनपुट अगर मिल रहे हैं और उसके बाद अगर इस तरह की चीजें करनी पड़ रही है, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करनी पड़ रही है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। लौट रही हूँ तुरंत आपके पास, बोलिए देवेंद्र जी। पल्लवी जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक तो मेरे मित्र को शायद ज्ञान का अभाव है। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर चर्चा की है, इन्हें ज्ञान नहीं है कि मोदी सरकार ही बहुत जल्दी उसको पेश किया है और उसके ज्यादातर बिंदु मान लिए गए हैं। और इनकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूं कि सरकार ने स्पष्ट कहा है किसानों से, जिन्होंने 9 मुद्दे की बात की, उनमें एमएसपी पर सरकार बिल्कुल तैयार है, जो चाहे किसान बंधु। और अभी जिस तरीके का ये वहां पहुंचा रहे हैं ना खालिस्तान में, पाकिस्तान में, और वो जो ताहिर था ना, ताहिर हसन, इनका वो जेल में पड़ा है, एक निगम पार्षद है दिल्ली का। तो ये जो कह रहे हैं ना सरकार काम नहीं करती, ये मोदी सरकार है, बचने वाला कोई नहीं है मित्र। और ये जो आपने झंडा चढ़ाया ना लाल किले पर, बचोगे इसमें भी नहीं आप। हम सिख विरोधी नहीं है, हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है, हम ठाकुर विरोधी नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम के विरोधी नहीं है, हम 135 करोड़ लोगों के संबंधी भी हैं और अपना भी मानते हैं, सबके हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। और एक 2 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करते हैं आप, गलत फहमी या भूल में मत रहना। इस देश में 135 करोड़ जो लोगों की आबादी और संख्या है ना, उसमें 90% समथिंग जो है हमारी सरकार इस देश में चल रही है, और वो तुम्हारी तरह नहीं पूरे समर्थन से चल रही है। और तब जाके हम जो लोगों के विश्वास को, ट्रस्ट को बनाए हुए हैं, और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें किसान का भी ध्यान रखना है, और किसान के साथ साथ हमें आम नागरिक का भी ध्यान रखना है, और आम नागरिक के साथ साथ हमें देश की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखना है। और सीमा बॉर्डरों पर आप ही के भाई, आप खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाते हैं, मैं नहीं चिल्लाता, वो खालिस्तान की जो जड़ है ना वो पंजाब ही है, गलत फहमी में मत रहना। बेअंत सिंह नाम भूले नहीं होंगे, वो पंजाब खा गया उस बेअंत सिंह को। आप जैसी राजनीति जो हो ना, इस देश को हिलाने के लिए जो आप कर रहे हैं पीछे से बैठकर, वो जांच एजेंसियां कर रही हैं, वो क्लियर होकर जा रहा है। अभी तक देश कर दुनिया का मीडिया बता रहा है कि जो खेल आप लोग खेल रहे हैं ना, वो ओपन मीडिया के माध्यम से हुआ है। जिस दिन एजेंसियां अपना ओपन करेंगी ना, उस दिन आप लोगों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं जिनका नाम ले रहा हूं ना, वो जेल में पड़े हुए हैं। ये कोई कमजोर सरकार नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष से चलने वाली या आपके उन नेताओं की नहीं है कि आज आपने सदस्यता लिए पार्टी की और कल आप जो हैं छोड़कर भाग गए हैं। आपके एमएलए जो हैं सड़कों पर, जिस दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं ना, आपका मुख्यमंत्री जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो इसी दिल्ली पुलिस के खिलाफ सड़क पर बैठकर पूरी रात रजाई में लेटकर चकला घरों की रक्षा के लिए लड़ता रहता था। आज भी जब फोर्स, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है ना, दुनिया के सबसे बदतर राज्यों में से एक है। ये दिल्ली और दिल्ली बना दिया आप लोगों ने कि दिन में मर्डर हो जाता है दिल्ली में और एफआईआर तक नहीं। अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश से सीखिए, माननीय योगी जी से सीखिए, जो 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी बात है ये, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 25 करोड़ का जिक्र करा है और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया है, जो वो 125 करोड़ लोगों का कर रहे हैं। क्योंकि गिने चुने आप भी कहीं, आपके जैसे आपकी बगल की कांग्रेस हुई और छोटी छोटी कई पार्टियां हुई आप जैसी, वो भी छोटा छोटा कहीं ना कहीं अपना, जैसा आप दिल्ली में पैर जमाए बैठे हैं, कोई पंजाब में जमाए बैठा है और कोई राजस्थान में जमाए बैठा है, जहां से धरने की फंडिंग होकर जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है। किसान तो भोले भाले हैं, किसान तो वास्तव में देवता है, किसान तो वास्तव में पूजनीय है, और किसान को तो हम और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे 20 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सबन नमन कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। किसान की ताकत है कि लाल किले पर पंच का झंडा पहनने के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी बैठकर इंतजार कर रही है, क्योंकि आप जैसे नक्सली लोग पीछे से किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आभास करा देना चाहता हूं कि एजेंसियों के माध्यम से और जो खेल आप लोग खेल रहे हैं, वो खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। किसान जिंदाबाद था, किसान जिंदाबाद है, किसान जिंदाबाद रहेगा, ये भी मैं दावा कर सकता हूं। आप किसानों के बीच
किसानों के पीछे कर सरकार पर वार नहीं कर सकते। ये सरकार कोई ऐसी सरकार नहीं है किसी प्रदेश में या 2 करोड़ लोगों पर राज्य कर रही है। ये 135 करोड़ लोगों की सरकार है। इसमें दुनिया का नंबर 1, दुनिया में महारत हासिल करने वाला नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसे पूरी दुनिया ने माना है और तक के साथ माना है। और वो उसमें मानवता भी आज भारत की नंबर 1 है। 70 सालों में अगर पहली बात किसी ने माना है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को माना है, और वो मानवता भी है। किसान भी उसी का एक हिस्सा है। किसान का भी हम नुकसान नहीं होने देंगे, आप जैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बार बार ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन 72 दिनों से वही किसान जो है धरने पर बैठा हुआ है। तो दोनों मेहमानों के पास तुरंत लौटूंगे, इस खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। दरअसल केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान शनिवार यानी कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसान संगठनों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को छोड़कर बाकी समूचे देश में राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कह दिया है कि हम कल दिल्ली में चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, हम सभी बॉर्डर्स पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। हम दिल्ली के अलावा पूरे देश में राष्ट्रीय और राज्य हाईवे बंद करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक ही चक्का जाम रहेगा। किसान नेता ने कहा कि हम सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। दोपहर 3 बजे जब चक्का जाम खत्म होगा तो हम एक साथ 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने से हमें काफी समस्या हो रही है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहीं से चक्का जाम कोऑर्डिनेट करेगा। जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी अपनी जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रीतपाल जी, बड़ा आंदोलन और उसी के साथ एक चक्का जाम का बड़ा ऐलान किया गया था, लेकिन अब घोषणा कर दी गई है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होगा। तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए भी राहत की खबर ही हुई कि अब मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी व्यवस्थाओं को बनाने में। देखिए, पीछे 26 जनवरी को जब दिल्ली पुलिस ने परमिशन दिया था किसानों को, 7 रूट बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से वहां से निकले और अपने जहां से वो निकले वो अपने गंतव्य तक गए, कोई भी दिक्कत नहीं आई। 2 रूट जो भटके गए या भटकाए गए, इस पे जांच का विषय है, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, इसमें पता लगाएगी। और कल की जो 6 तारीख को 6 फरवरी को जो चक्का जाम के लिए किसानों ने कहा है, ये हमारा संवैधानिक हक है। जो संवैधानिक हक हमें जो मिला हुआ है या किसानों को या देश के नागरिक को मिला हुआ है, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। अब देश की सुरक्षा और रक्षा की व्यवस्था जो है वो माननीय गृह मंत्री के हाथ में है, वो इसकी सुरक्षा देखें। और ये सांकेतिक है, 3 घंटे के लिए है। और जहां तक आपके जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बहुत काफी लंबा भाषण उन्होंने दिया, शायद उनको नंबर भी उनके नेता दे दें। जो बातें उन्होंने कही हैं वो सारी बातें हवा में थी, कोई भी एक जमीन से जुड़ी कोई बात नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि वो किसानों के हितैषी है तो वो तुरंत भाजपा से इस्तीफा दे दे, जैसे और भाजपा के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। जैसे हरियाणा के विधायक ने इस्तीफा दिया, कई सांसदों ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने लेटर भेजे इनको। तो ये भी है कि वहां पे खुला पत्र किसानों के समर्थन में दें तो जो 3 काले कानून है इसको वापस लिया जाए। ये देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। अगर उनका वाकई ये समर्थन करते हैं तो खाली दिखावा कर रहे हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं पार्टी के अंदर, तो खुलेआम जितने भी अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना चाहें, संजय सिंह जी को गाली देना चाहें, मनीष सिसोदिया की गाली देना चाहें, मुझे गाली देना चाहें, ये स्वतंत्र है, ये दे सकते हैं। भैया इनकी सरकार है, इनकी सरकार में तो पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। अगर कोई कवरेज आपकी मीडिया करती है उसको भी मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उनको भी गिरफ्तार कॉलर से पकड़ के कर लिया जाता है। तो सच तो ये सुनने के लिए बने नहीं है, ये अपना झूठ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं। मगर अब देश की जनता समझ चुकी है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि देश के किसान भोले वाले हैं, देश के किसान तो वाकई भोले वाले हैं, मगर वो समझदार भी साथ साथ में हैं। उनके जो 3 कानून के बारे में जो माननीय मोदी जी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि उनको विपक्षी दल भटका नहीं रहे, वो उनको इस बारे किसानों को इस बारे में पता चल गया है कि जो 2-3 कानून हमारे लिए आ रहे हैं ये हमारे लिए डेथ वारंट है। हमारे डेथ वारंट के ऊपर सिग्नेचर किया है देश के प्रधानमंत्री ने, तो इसके विरोध में वो वहां पे 72 दिन से बैठे हुए हैं। और जो माननीय जो प्रवक्ता हमारे भाजपा के बैठे हुए, इनको शायद इस बात का पता नहीं है, अभी तक 190 शहीदियां हो चुकी हैं। जब जब देश के प्रधानमंत्री ने कोई स्टेप लिया है तब तब लोगों की शहीदियां हुई हैं। नोटबंदी में 172 लोग शहीद हुए थे,
जीएसटी में भी अनगिनत लोग शहीद हुए थे। जब ये लॉकडाउन लगा, ये केंद्र की सरकार आंख मूंद के बैठ गई, उसमें भी सैकड़ों लोगों की शहीदियां हुई हैं। अभी जो किसान हमारा बॉर्डर पे बैठा हुआ है अपने हक की लड़ाई के लिए, वहां पे भी 190 शहीदियां हो चुकी है। इनको कुछ नहीं दिख, मैंने आपके बीच में कुछ बोला नहीं, बौखला क्यों जाते हैं साहब? ये भाजपा के प्रवक्ता सच के बारे में सच सुनते ही बौखला जाते हैं। अरे कम से कम सच सुनने का वादा तो रखिए साहब। अरे जब दिल्ली के बॉर्डर से देश के प्रधानमंत्री को खाली कुत्ते के बच्चा गाड़ी के नीचे आने पर ट्वीट करने का उनको मौका मिलता है, एक भी ट्वीट उन्होंने जो देश के अन्नदाता वहां पे बैठे हुए हैं उनके अधिकार या हक के लिए उन्होंने एक भी ट्वीट किया, एक भी ट्वीट नहीं किया। और एक उन्होंने कह दिया एक एक करके बात करेंगे सर। आप एक साथ दोनों चिल्लाएंगे तो आवाज किसी की समझ में नहीं आएगी। इनका साउंड कम कीजिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो मैं सुनना के वादा नहीं। जी लड़ने नहीं आए, हम बात कर रहे हैं ना किसी मसले पर। इस तरीके से क्या दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं? देवेंद्र प्रमुख जी लौट रहे हैं, अभी मैं आपके पास ही वापस आऊंगी सर। प्रीतपाल जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अरे अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप सच बोल दीजिएगा सर, बारी का तो इंतजार कर लीजिए। पल्लवी जी, प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, मैं मिट जाऊंगा, अगर देश को मिटने नहीं दूंगा। आज के माहौल में सर एक एक करके बात करेंगे, दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ सर, दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे। जो देश के अंदर है उसको सुरक्षा ना देते हुए बचने नहीं दूंगा, मैं व्यापारियों को जीने नहीं दूंगा, मैं किसानों को जीने नहीं दूंगा, मैं देश को एक एक संपदा जो देश की है उसको बेच डालूंगा। ये प्रधानमंत्री का इस समय का यही नारा है। और ये नारा, ये प्रवक्ता जो भाजपा के बैठे हुए इसको जवाब दें कि देश की संपदा क्यों बिक रही है, क्यों डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, देश का अन्नदाता क्यों सड़कों पे पड़ा हुआ है। ये इस्तीफा इनके प्रधानमंत्री और इनके अमित शाह ये खुद कर देने जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए देवेंद्र जी। देवेंद्र प्रमुख जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पल्लवी जी आवाज मिल रही है, ऑडियो आपका वीडियो जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर, वो हम कनेक्ट कर लेंगे, आप अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र जो हो ना, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई शुभ ना कर या जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, इनका ये अधिकार नहीं है, इनका एक क्षेत्र है। और जिस पार्टी के राजनीति करते हैं ना, उस पार्टी के मुखिया को महारत हासिल है। और भारत की राजनीति में पैसा सबसे बड़े कलाकार की उपलब्धि इनके नेता को मिली हुई है कि कितनी जल्दी झूठ बोलकर कितने बड़े बड़े प्रोपगंडा तैयार कर ये लोग खुद को साबित करने के लिए ड्रामेबाजी का अवार्ड इनके पास है। एक नहीं, कई नेता इनके पास ऐसे हैं कि जो चकला घर छापे हुए पकड़े जा रहे थे और जिनके घरों में छापे लग रहे थे, उन्हें बचाने के लिए इनका मुख्यमंत्री पूरी रात सड़क पर लौटा रहा था। और कोर्ट ने हिदायत देने के बाद, सारा कुछ कहने के बाद और फिर ये जाते हैं और शायद ये भूल गए कि जिनको टारगेट कर रहे उन्हें टारगेट करने का तो इनका अधिकार ही नहीं है। कभी ये कसमें खाते हैं, कभी ये बच्चों की कसमें खाते हैं, कभी ये धर्म की कसमें खाते हैं। आज ये हमें सिखा रहे हैं कम से कम राजनीति। मैं इन्हें बता देने मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी औकात नहीं है किसी को आक्षेप कर सके। सबसे बड़े ड्रामेबाज जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है भाजपा के, मैं इसे देश देख रहा है आपके जो गिरा है, जिस तरीके से आज इन्होंने किसानों के साथ किया है, ये किसानों की बात करते करते देश के सैनिकों के साथ, देश उनके साथ ये जो घटना घट रही है उनको लेकर उन्हें इनकी मानसिकता बढ़ाती है। आप दोनों फिर एक साथ बोलने लगे हैं। इसीलिए किसानों को विश्वास नहीं करने के बाद जनता उसके लिए तो अच्छा करो।
राजनीति बंद करो। देश की जनता देख रही है, देश के किसान वोट पे बैठे हुए हैं, युवा सड़कों पर बैठे हुए, शिक्षक सड़कों पर बैठे हुए, डॉक्टर नर्सों को दिल्ली की अब ये नहीं पा रही है। राजनीति करना बंद करो, लाखों की राजनीति मत करो। जोड़ते हम बुरे जोड़ने वाले पार्टी मानने वाले आपकी बात। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सर। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ना तो बहस की गरिमा बनाकर रख रहे हैं, दोनों एक साथ से लड़ने आए हैं क्या? हम ये कोई जंग चल रही है क्या यहाँ पर? इतिहास लिखा गया है कि केजरीवाल सरकार ने निहत्तर कमजोर लोगों को दिल में कसलाम हुआ है। ये इसका दिल्ली पर गाज हो नहीं सकता। अरे आप 2 करोड़ की आबादी की दिल्ली को चला नहीं सकते और देश में बात करते हैं राजनीति करने की, और मुंगली उठाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पर। कैसे तुम पर ट्रस्ट करेगी देश की जनता? तो पर इतना छोटा सा राज्य चला नहीं रहा, बात करते हैं। देवेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं? विपक्ष नाम की कोई चीज ना हो, मीडिया आपसे कोई सवाल ना पूछे, या तो आप साफ कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का हक किसी से नहीं है, या फिर आप सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि सत्ता में बैठे रहेंगे तो सवाल आपसे ही उठेंगे। मैं बिल्कुल आपको जो है क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में पूरा मीडिया जगत हमसे सवाल पूछता है, पूरा देश का नौजवान से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग हमसे सवाल पूछता है, क्वेश्चन करता है, हम आंसर देते हैं। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश की एकता अखंडता को खतरे में डालते हैं, जो देश के खिलाफ खड़े होकर विधानसभा और संसदों में बोलते हैं, उनको बोलने का अधिकार हम नहीं ले सकते। ठीक है देवेंद्र जी, आप बने रहिए, बिल्कुल आप बने रहिए सर। और आप जो आप कह रहे हैं ना कि जवाब देते हैं हम, आप जवाब नहीं देते हैं सर, देशद्रोही कहकर मुंह बंद करा देते हैं। आप लगातार जुड़े रहिए, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। प्रीतपाल जी, अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए सर। देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता है, अब थोड़ा संयम रखे, मेरी बात को सुन रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जब वो सुबोध सिंह अपने कानून का इकबाल बुलंद कर रहा था, तब उसको मारने वाले व्यक्ति जो भीड़ के रूप में आए थे हिंदू संगठन के, उन्होंने जब मारा था तब देश की अस्मिता नहीं गिरी थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ एक मंदिर के अंदर बलात्कार पुजारी करता है और इनके विधायक जाके उनके समर्थन में खड़े होते हैं, तब देश की अस्मिता नहीं मरी थी। और जब पहलू खान को मारने वाले व्यक्ति को जब कोर्ट जमानत नहीं दे रही होती है और इन्हीं के हिंदू संगठन के लोग वहां पे जाकर कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा जब फहरा देते हैं और एक धार्मिक स्थान को गुम्बद के ऊपर चढ़कर एक भगवा झंडा फैलाते हैं, तब देश की अस्मिता नहीं जाती। भाजपा का जो ये राष्ट्रभक्त, व्यक्तिगत राष्ट्रभक्त है, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। देश की जनता भी परेशान है। देवेंद्र जी की आवाज डाउन रखिए। कम से कम देश के हित में बात करो। जो सुबोध सिंह मारा गया बुलंदशहर के अंदर, वो देश की जो कानून व्यवस्था उसको बचाने के लिए मारा गया। उसके आज भी परिवार अपने पति और अपने पिता के इंसाफ के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। वो 8 साल की बच्ची जो जम्मू कश्मीर में जिसका बलात्कार मंदिर के अंदर हुआ, वो आज भी उसका परिवार इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है। क्या पहलू खान जब मारा गया, पहलू खान की क्या गलती थी? ये गलती थी कि वो मुसलमान था। क्या वो मुसलमान होने की उसकी सबसे बड़ी गलती है? ये जो जाति वर्ग, क्योंकि जो आप बार बार इस शब्दों का इस्तेमाल करें कि 135 करोड़ के प्रधानमंत्री, मैं भी ये बात को कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने राज्य और अपने देश के पूरे देश का वो प्रधानमंत्री होता, किसी व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता। उसका काम है एक एक वर्ग को सुरक्षा देना, आखिरी पंक्ति पे बैठे व्यक्ति तक सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। जिस देश के अंदर 35 करोड़ जनता भूखी सोती हो, उस देश का प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है कि हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा देश उन्नति कर रहा है? माइनस जीडीपी इस समय देश की चल रही हो, उस देश का प्रधानमंत्री रात को नींद लेता कैसे होगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए 190 किसान वहां हमारे बॉर्डर पे शहीद हो जा रहे हैं, वो उस देश का प्रधानमंत्री रात को नींद कैसे लेता होगा? उसको एक कुत्ते के बच्चे के मरने का गम हो सकता है, मगर जो एक इंसान मर रहा होता तब उसको गम नहीं होता। गौकसी के नाम पर इतनी मौतें होगी तब इनका एक भी ट्वीट नहीं आया। आज किसान वहां शहीद हो गए, उनका एक भी ट्वीट इनके
एक भी ट्वीट हैंडल इनके पे नहीं दिखा। विदेश के जो लोग हैं वो हमारे देश की ओर देख के इसके लिए कह रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर जहां बुरा हो रहा होता है अच्छे लोगों की आत्माएं दुखी होती है। वो किसी देश का व्यक्ति हो, वो पहले मानव है, हो सकता है वो अमेरिका का हो, कनाडा का हो, कहीं का भी हो, है तो इंसान, वो मर रही तो इंसानियत ही होती है। जब इस तरह इंसानियत मरती है तो एक अच्छे दिल वाले का आवाज निकलना स्वाभाविक है, बोलना पड़ता है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री जाके यूएस में जाकर ट्रंप का प्रचार कर रहा होता है, तब इनको विरोध नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो अमेरिका में जाकर बनेगी अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा देता है। तब ये 20 करोड़ भाजपाई किस कंबल में छुपे हुए थे? तब क्यों नहीं इन्होंने विरोध की आवाज उठाई? अगर आज विदेशी हमारे धरती के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, तो आज ये फुदक के मेढक की तरह क्यों बाहर निकल रहे हैं? ठीक है प्रीतपाल जी, चैनल के ऊपर बोलना, अपनी पार्टी के अंदर मनन कीजिए। एक एक कार्यकर्ता मनन, अगर भाजपा का देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पे चलिए, जो एकदम सच के साथ खड़े रहते थे अधिकों के, उनको सत्ता का लोभ नहीं था, उन्होंने लात मार दी थी सत्ता को, उन्होंने कहा बिल्कुल प्रीतपाल जी, आपका भाषण बहुत अच्छा है सर, लेकिन जब कर्मचारी दिल्ली में सड़कों पर होते हैं तब आप कह देते हैं कि एमसीडी तो बीजेपी की है, जब नर्सें सड़क पर होती हैं तब आप कह देते हैं ये तो बीजेपी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जब आपकी दिल्ली में रेप होता है तो आप कह देते हैं कि कानून व्यवस्था तो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है। इस तरीके से हमेशा आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलती है और किसान आंदोलन पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीधी सी बात है सर, कृषि का ये मसला है, किसानों का ये मुद्दा है, इसमें कहां से हिंदू मुस्लिम आ गया, इसमें कहां से देशद्रोही और देशभक्त आ गया? सीधी सी बात है, कुछ चीजें किसानों को समझ में नहीं आ रही है जो आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। इस पूरे मसले को आप अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं, उसके बाद इसमें देशभक्ति देशद्रोही बीच में ले आते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम इस पूरे मसले को कर देते हैं। कहां से कहां ले जा रहे हैं आप? क्या बनाना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं ये? सीधी सी बात है सर, किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें समझा दीजिए या उनकी बात मान लीजिए। इस मसले को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत कहां आन पड़ी है? पल्लवी जी, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। किसानों के मुद्दे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर बात सुनी है, 12 दौर की वार्ता हुई है और आज भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और पटल पर है किसान की बात, पटल पर है सरकार की बात। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये बीच वाले वो लोग हैं जो सिर्फ किसानों के बीच में घुसते हैं और माहौल खराब करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द किसानों की ये समस्या हल हो जाएगी, धरना प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा और इन लोगों के मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे। और किसानों से कोई भी सरकार का द्वेष नहीं है। अगर किसी ने कर रखा है या कोई कोशिश कर रहा है तो ये वही लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें कर कर, जो किसानों के बीच में घुसकर, जो दिल्ली में जवानों को घायल कर कर, जो लाल किले पर पंथ का झंडा फहराकर इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करना चाहते हैं और दर्द किसानों को देना चाहते हैं। सिर्फ दिक्कत ये है, आप निश्चित रहिए, हम किसानों की बात सुनेंगे, समस्या हल करेंगे। बेशर्ते हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि अपने मन से ऐसे दलालों को निकाल दे जो आपका सिर्फ यूज कर रहे हैं और किसान भाइयों से सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई किसानों का फायदा नहीं कर रहे। जिन्हें कोई किसान की एबीसीडी का पता नहीं है, वो किसान बनकर किसान की बात कर रहे हैं। ये किसानों के बीच में एक दिक्कत इसी तरीके से आ रही है कि उनके अंदर घुसकर इस तरीके से लोकतंत्र पर चोट पहुंचाई है या लोकतंत्र के सम्मान को खराब किया है, उससे किसानों को भी शर्म करने लगे कलामी हुई है। और इस वजह से किसानों के बड़े संगठन जो इनके साथ थे, पीएन सरदार सिंह, बीके यूनी, फलाना टिकड़ा, सीना के 100 संगठन सरकार का फेवर करते हुए धरने को समाप्त कर चले गए और राकेश टिकैत जी को भी निवेदन करके गए हैं कि वो भी धरने से बहुत जल्द अलग। ठीक है
प्रीतपाल जी, आप बार बार ये बात कह देते हैं कि उन्हें कांग्रेस भड़का रही है या आम आदमी पार्टी भड़का रही है। एक मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि ठीक है उन्हें भड़काया जा रहा है, आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं ना खुद को, कि भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपकी पार्टी में है। एक छोटी सी पार्टी इतना बड़ा किसान आंदोलन करवा देती है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उन किसानों को समझा नहीं पा रही। कहां है आपके कार्यकर्ता? अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता किसान आंदोलन में बैठकर किसानों को भड़का रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? क्यों उनको सफाई नहीं पेश की जाती? इतने दिन, 72 दिन आपको कम लगते हैं या अक्टूबर तक का इंतजार किया जा रहा है कि जब राकेश टिकैत ऐलान कर चुके हैं कि अक्टूबर तक अब आंदोलन चलेगा, तो आप भी वही इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर तक तो चलने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे? देवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देवेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि समूचे देश में कल एक बार फिर से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। हालांकि ये सांकेतिक चक्का जाम है, सिर्फ 3 घंटे के लिए ये चक्का जाम होगा। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, इसका ऐलान किसान नेताओं की तरफ से कर दिया गया है। प्रीतपाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही आवाज, आ रही है। सर, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने का काम किया जा रहा है, और राकेश टिकैत के लिए भी यही बात कही जा रही है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर कि उससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो राजनीति से संबंध तो कहीं ना कहीं वो रखते ही हैं। ऐसे में कहीं वाकई में इस आंदोलन की आड़ में राजनीति तो नहीं हो रही? देखिए पल्लवी जी, भाजपा को ये लगने लगा है कि ये आंदोलन मजाक मजाक में काफी बड़ा हो गया। इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा। राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे थे कि मैं अभी ये धरना खत्म कर दूंगा, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मगर अमित शाह की जो पुलिस थी और योगी की जो पुलिस थी पूरी तरह से इस तरह से हावी हो गई वहां पे, जिसमें जो राकेश टिकैत जी को रोना पड़ा, उनके आंसू छलक पड़े। जो देश का अन्नदाता है वह रो पड़ा। इन्होंने उसके दूसरे दिन का जो रिएक्शन देखा, तब इन्होंने अपनी पुलिस भी हटानी पड़ी और सैनिक बल भी हटाना पड़ा, और इनका समर्थन देशव्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी नहीं, पूरे विश्वव्यापी हो गया ये। अब इनकी सरकार को ये लगने लगा है कि अब हमारी कुर्सी हिलने लगी है। मैं एक प्रकरण आपको बता दूं, शंकर जी ने भस्मासुर को एक वर दिया था कि तुमको कोई मार नहीं सकता। इतना हावी हो गया कि शंकर जी को उन्होंने ललकार दिया। जब भस्मासुर ने शंकर जी को लौटाया तो शंकर जी ने उसका जवाब दिया, उस भस्मासुर को भी भस्म कर दिया। तो ये वही जनता, वही किसान बैठे हुए हैं शंकर के रूप में, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी है। ये ना भूलें, जो सत्ता सौंप सकता है वो सत्ता छीन भी सकता है। ये बात राकेश टिकैत ने कही है कि कहीं तुम्हारी कुर्सी मैं तुमसे वापस ना मांग लूं। तो अब इनको लगने लगा है कि अब ये संगठित हो गए हैं जबरदस्त, तो ये इस तरह से नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली की जो सरकार है उसको अस्थिर करने का काम करने जा रहे हैं। इनको पता है कि हरियाणा हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश हमारी सरकार है, ये इनको मदद देगी नहीं। और मदद जो देने वाली दिल्ली सरकार है उसको हम चारों तरफ से घेर लें, ताकि ये डर के मारे अपने घरों में बैठ जाए, दुबक जाए। हम आम आदमी पार्टी वाले दुबकने वाले नहीं है। हम देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ है, देश के किसान के साथ है। हम उन्हें पानी भी मुहैया कराएंगे, हम उन्हें शौचालय भी मुहैया कराएंगे, हम उन्हें खाने की भी व्यवस्था देंगे। हमारे सारे विधायक जो हैं, लगभग हमारे वॉलंटियर वहां सेवादार के रूप में लगातार लगे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी पता चलता, हमको मंच नहीं शेयर करना, हमें वहां नेतागिरी नहीं चमकानी। नेतागिरी चमकाने का काम है नरेंद्र मोदी का। मौका उनके पास है, वो चमका ले। वो अभी देश के जो किसान बैठे जो मांग रहे हैं उनको दे दे। पूरे विश्व में वाहवाही होगी। अरविंद केजरीवाल जी भी वाहवाही ताली बजाएगा, संजय सिंह जी भी ताली बजाएंगे, मैं स्वयं ताली बजाऊंगा, देश की एक एक जनता ताली बजाएगी। जब देश का अन्न होगा तब ना, जब देश का अन्नदाता वहां मर रहा होगा, इस कलकलाती धूप और बरसात में वहां पड़ा होगा, और नरेंद्र मोदी जी देश के टैक्स पेयर के पैसे से सुरक्षा मुहैया अपने लिए करा रहे होंगे, तब ये शोभा नहीं देगा। देश का प्रधानमंत्री, उसका काम होता है कि जनता की आवाज को सुनना, तो जनता की आवाज सुने, जनता की बात माने, तभी उनके आगे सत्ता कायम रहेगी। तो भी भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है प्रीतपाल जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसी के साथ ये ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार के तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ दौसा में किसान महापंचायत का आयोजन आज किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित हुई इस किसान महापंचायत में पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट भी हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान दिग्गज कांग्रेसी नेता ने कहा कि इन कृषि कानूनों को बनाने में किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं की गई। ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आखिर वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने जो कानून पारित किए हैं वो कहते हैं कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। आज भी आपको कौन रोक रहा है? इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे कानूनों की रक्षा होगी। आखिर केंद्र सरकार की क्या व्यवस्था है कि वो कानून को वापस नहीं ले सकती है? सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर 22 पार्टियों को जोड़ा और कानून के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी की नहीं है। ये कानून केंद्र को वापस लेना पड़ेगा। पायलट ने सवाल उठाया कि आखिर खाद्य सुरक्षा कानून का क्या होगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ भवानी सिंह हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भवानी सिंह, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दौसा में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में किस तरह से क्या कुछ माहौल देखने को मिला? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दौसा में महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बिल्कुल कांग्रेस सरकार को पे बरसे और जबरदस्त उन्होंने कितनी भी की। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून है, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस और किसान दोनों खड़े हैं और नहीं तो हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा भी की, जहां पर हजारों की संख्या में किसान भी समर्थन कर रहे थे। और एक दूसरी बात ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये कृषि कानून है, ये किसानों के लिए जो इन्होंने कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के फायदे के लिए नहीं है, उल्टा किसानों का नुकसान हो रहा है। इस कानून को लेना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने आज दौसा से यहाँ से शुरुआत कर दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं यहाँ पे जो बोलूंगा वहां पर कुर्सी पे बैठे मोदी सरकार हिल जाएगी। उन्होंने कड़ी शब्दों में मोदी सरकार की निंदा की। बिल्कुल भवानी, इसे एक तरीके से सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा था कि राजेश पायलट स्टेडियम में जो ये महापंचायत आयोजित की गई है इसमें कितने लोग पहुंचते हैं। एक सचिन पायलट के लिए ये बड़ी बात थी। आपसे जानकारी चाहेंगे कि जितनी उम्मीद थी क्या उतने ही लोग इस महापंचायत में पहुंचे? बिल्कुल, देखिए हजारों की संख्या में थे। इन्होंने कम से कम 1 लाख बताए थे, लेकिन 1 लाख पूरे नहीं आए। कम से कम 90,000 के आसपास पब्लिक थी, जिसमें सबसे ज्यादा युवा थे और महिला थी। और बिल्कुल महिला और युवाओं ने बिल्कुल सचिन पायलट को समर्थन दिया है। और रही दूसरी बात, इसमें ये भी देखने को मिला कि अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक वहां पे नजर नहीं आए। और जो मतलब 2 खेमों में बटी हुई कांग्रेस सरकार है राजस्थान की, जिसमें सचिन पायलट के समर्थक वहाँ विधायक दिखे, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थक विधायक नहीं दिखे। लेकिन युवाओं में बिल्कुल सचिन पायलट को लेकर एक जोश था और उन्होंने किसानों की जो बात बुलंद की है उसको लेकर बिल्कुल राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है और बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह महापंचायतों का भी आयोजन किया जा रहा है। और वहीं आपको मैं बता दूं कि अपने फरवरी को जो चक्का जाम का जो निर्देश दिया था उसको लेकर कोई हुआ है परिवर्तन, तो राजस्थान में इसको लेकर जहां टोल प्लाजा है वहां पर किसान बैठकर धरना करेंगे। तो राजस्थान में टोल प्लाजा है वहां पर किसान बैठकर धरना करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया भवानी, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हरियाणा के चरखी दादरी में 3 कृषि कानूनों के कारण सत्ता पक्ष जेजेपी बीजेपी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। चरखी दादरी जिले के गांव रावलदी के ग्रामीणों ने जेजेपी बीजेपी पार्टी के लिए गांव में बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है कि गठबंधन पार्टी के लोग गांव में ना घुसें। वहीं ग्रामीणों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है।
सत्ताधारी नेताओं के लिए एक मैसेज दिया गया है कि गांव में इनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। ये गांव रावड़दी में बोर्ड लग रहा है जी। बीजेपी और जेजेपी के जितने भी नेता हैं उनके आने पर निषेध है। शिवसेना आज पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। इसी क्रम में शिव सैनिकों ने आज बोरीवली पूर्व नेशनल पार्क के सामने से बैलगाड़ी बाइक के साथ महामोर्चा निकाला। इस महामोर्चा में सैकड़ों शिव सैनिक शामिल थे। मोर्चे में शिव सैनिकों ने केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर शिवसेना विधायक विलास पोतनीस ने कहा कि पिछले 8 माह से केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लगातार बढ़ा रही है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया है। और क्यों आंदोलन किया हुआ है? ये आंदोलन जो ईंधन वार हो रही है गए 6, 7, 8 महीने में बहुत पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, डोमेस्टिक गैस की कीमत, गैस सिलेंडर उनकी कीमत बहुत बढ़ रही है और उसका असर सर्वसामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, गरीब जनता को हो रहा है। उसका निषेध करने के लिए ये आंदोलन हम लोगों ने आज किया है। लेकिन बीजेपी ने वीज दर के बारे में देखिए शिवसेना महाविकास आघाड़ी के विरोध में आंदोलन किया है। किस तरीके से वो आंदोलन के बारे में? वीज दरवार ये हम लोगों ने किया नहीं। ये जो अदानी है वो अदानी ये बीजेपी वाले ने इधर लेके आया है। जब BSS का इधर अपना इलेक्ट्रिक BSS थी, बाद में रिलायंस थी, वो टाइम इतने भाव उनके नहीं थे। ये अदानी आने के बाद सब इधर अभी जो खेती का आंदोलन दिल्ली में चालू है, वो भी जो तीन कानून बोलता है हम लोग ब्लैक ऑर्डिनेंस जो निकाला है, वो खाली अदानी को ये सब देने के लिए, सब खेती का जो माल है वो अदानी ने खरीदी करना मांगता है। अदानी ने बहुत बड़े बड़े गोडाउन लेकिन उधर कंस्ट्रक्ट किए और वो सब लेने का उनका तैयारी चल रहा है। और ये सरकार अदानी, अंबानी और बहुत उद्योगपति की सरकार है। जम्मू और श्रीनगर में लोगों को जल्द बिजली के खंभों पर लटकी तारों से निजात मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को प्रस्तावित स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी तारों को भूमिगत बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ उन्होंने जम्मू में तवी नदी के तट को साबरमती तट की तर्ज पर विकसित करने की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू व श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की परियोजना पर जारी काम की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में नागरिक सचिवालय में एक बैठक हुई। इन दोनों शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुगम और प्रशासकीय दक्षता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं इन तमाम योजनाओं को लेकर आज जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।